लास्ट क्लास में बेसिकली मैं अल्टरनेटिंग करंट का आपको बेसिक बताया था कि भाई अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। फिर उसमें मैंने बताया था डीसी करंट क्या होता है। फिर उसमें अपन ने डिस्कस किया था मैक्सिमम या पीक करंट, एवरेज करंट, मीन करंट, ये सब डिस्कस किए थे। आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में कैपेसिटर पढ़ चुके हो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब थर्ड चैप्टर्स में आप रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें तीनों चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेज क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का फेज क्या होता है। कल मैंने आपको बताया भी था, जैसे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द फेज, इसको बोलते हैं ओमेगा टी। द टर्म ओमेगा टी इज फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट and is defined as the fraction of time period that has elapsed since the current last passed its zero value in the positive direction। वही कर रहा है कि ओमेगा टी को ही क्या बोल रहे हैं, फेज बोल रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का। और अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या कह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, मतलब जो भी टाइम हो उसका फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर 2 सेकंड की बात हो रहा है तो 1/2, 1/3, इस तरह से। that has elapsed since the current last passed the zero value in the positive, मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड में करंट कितना पास हो रहा है जीरो से पॉजिटिव डायरेक्शंस में। मतलब कुछ इस तरीके का अगर डायग्राम की बात करें, दिस इज एक करंट का डायग्राम है। ते जीरो हो गया, ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शंस में कहाँ तक पास हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, मतलब 1/t2 है ना। इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन ऑफ टाइम यही हो गया t/4, यहाँ जीरो, पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। दिस इज t/2, दिस इज 3t/4। फेज देख लिया, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखते हैं फेजर। फेजर क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द टाइम डोमेन, क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द टाइम डोमेन, दैट इज अ वेक्टर दैट चेंज विथ टाइम। मतलब जो टाइम के साथ में जो वेक्टर चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेजर। तो भाई फेजर डायग्राम क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ वेरी साइनसॉइडली विथ टाइम विथ सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब कुछ इस तरीके से, साइनसॉइडली मतलब साइन थीटा के जैसा, कुछ इस तरीके से। एक बार अप डाउन अप, अगर पॉजिटिव डायरेक्शंस में इंक्रीज करेगा, एक बार निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन, तो कुछ इस तरीके से चलता रहे। मतलब अल्टरनेटिंग करंट का भी यही होगा और ईएमएफ का भी होगा, क्योंकि आप पता हो तो ईएमएफ का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग करंट और आई के लिए क्या बताया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है साइनसॉइडली, मतलब जैसा कि साइन वेरी कर रहा है, और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। दिस इज फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दे विल नॉट बी इन फेज, एक फेज में नहीं हो। डिपेंडिंग ऑन द सर्किट, मतलब सर्किट पे डिपेंड करेगा कि सर्किट क्या है। फेज एक फेज में भी हो सकता है और एक फेज में नहीं भी हो सकता है। मतलब करंट वोल्टेज के या करंट ईएमएफ के आगे भी चल सकता है और पीछे भी चल सकता है। मतलब इसी को बोलते हैं लैग और लीड द ईएमएफ। लैग करेगा या तो लीड करेगा। द स्टडी ऑफ सच सर्किट बिकम्स इजी इफ alternating current and EMF are represented by vector in a plane। मतलब इस तरह के सर्किट को माने बहुत आसान हो जाता है अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब जैसे देखो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ एज वेक्टर इज कॉल्ड फेजर और आर्गन डायग्राम। तो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंट पढ़े इन वेक्टर फॉर्म में, तो उसी को क्या बोलते हैं, फेजर या आर्गन डायग्राम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। दिस इज ईएमएफ, ए थीटा एंगल से, दिस इज मैक्सिमम करंट। तो ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू आपको मैंने बताया था 2π/t कर दिया।
और 1 ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t और 1/t इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी। तो तीनों फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जहां वेयर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी ऑलरेडी बता चुके हैं ना। अल्टरनेटिंग करंट आपको फिर से पढ़ना पड़ जाएगा वहां इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में। अब देखते हैं एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। अगर प्योर रेजिस्टेंस से करंट पास हो रहा है तो करंट क्या होगा, ये आपको ईएमएफ दे रखा है, या आप वोल्टेज बोल सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मान लेते हैं कि सर्किट में रेजिस्टर क्या है, आर है। तो लेट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बी अप्लाई टू द रेजिस्टर्स पे क्या हो रहा है, ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं अपन। तो वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट ऑफ एसी सोर्स वेरीज विथ टाइम के साथ वेरी कर रहा हूं, तो बता चुका हूं मैं। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वेयर E और V इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दे, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू G अपॉन आर, और V ऊपर निकाल दे तो V की प्लेस पे क्या रख देते हैं, V मैक्स साइन ओमेगा टी बाय आर। और इसको V अपॉन आई आर, दिस इज द I वेयर I मैक्स इक्वल टू V मैक्स अपॉन R इज द मैक्सिमम करंट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। दिस इज द, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस आपने बनाए, एक इक्वेशन था आपका E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक था I इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा टी, है ना। और ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट इज कितना हो रहा है, 0। आप बोलोगे सर ये 0 कैसे पता चला कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से दोनों का देख रहे हो इक्वेशन सेम है, यहाँ भी आपका साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी आपका साइन ओमेगा टी है, मतलब दोनों क्या है, सेम फेज में है। इसलिए यहाँ से पता चल गया कि फेज डिफरेंस दिस इज वोल्टेज एंड करंट के बीच में क्या है आपका, 0 है। कुछ इस तरीके से है ना, 0 है तो दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से आ रहा है। जो रेड वाली जो लाइन है ना वो करंट का इक्वेशन है, और जो ब्लैक वाले जो है वोल्टेज का कर है। तो दोनों क्या है, तो इसको क्या करेंगे, वोल्टेज एंड करंट इन फेज। मतलब सर्किट में अगर प्योर रेजिस्टेंस हो, क्या हो, सर्किट में अगर केवल प्योर रेजिस्टेंस हो, दिस इज आर और दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर्किट में अगर केवल रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा, आपका करंट जो होगा वोल्टेज के फेज में होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अब इसमें सर्किट में क्या करते हैं, प्योर इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, प्योर इंडक्टेंट की बात करते हैं। मतलब यहाँ इंडक्टर को किससे बताओगे आप, एल से बताना पड़ेगा, प्योर इंडक्टर एल से बात कर रहे हैं। तो दिस इज द इंडक्शंस माइनस एल डी एल बाई डी टी, करंट बराबर ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें तो ईएमएफ और वोल्टेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ करंट के इक्वेशंस में फर्क पड़ेगा। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एच शॉन इन फिगर। डायग्राम में दिख रहा है कि इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है आपका, एल है। सच अ सर्किट इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसको अपन प्योरली, जैसे सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, इसमें इंडक्टेंस है तो इसको प्योरली इंडक्टिव सर्किट। द अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज अप्लाइड इज गिवन बाय, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और ये तो मालूम है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t और 1/2 f हो गया। मतलब ओमेगा इक्वल 2 पाई/t भी लिख सकते हैं, 2 पाई/f लिख सकते हैं, विच अपोजेस द ग्रोथ ऑफ द सर्किट इन द
करंट इन द सर्किट में करंट को अपोज करने का काम है। जो काम रेजिस्टेंस का रहता है सर्किट में वही काम इंडक्टेंस का भी रहता है। एज देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट में अगर किसी भी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो तो ईएमएफ प्लस इंडक्टेंस का जो हो गया वोल्टेज उसका सम क्या हो जाएगा आपका 0। तो अब ये तो माइनस में है तो इसको इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई एम एफ। अब एल को अपन क्या कर दिया इसको अपॉन में भेज दे तो डी आई बाई डी टी क्या हो गया ई बाई एल हो गया। अब ई का ई की वैल्यू क्या क्या लिखा था मैंने डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई एम एफ और ईएमएफ की वैल्यू क्या बताया था मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर पुटअप इस ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया तो ये हो गया आपका सॉरी ई बाई एल था ये आ गया आपको। अब इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेशंस करना है आपको ई बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी को अपन इधर भेज दिया इस डी टी को इधर भेज दिया। अब दोनों तरफ क्या कर दो आप इंटीग्रेशंस कर देते हैं तो ये आपका आ गया दिस इज ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। मतलब इसकी जरूरत नहीं है दिस इज इसको हटा देते हैं दिस इज इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो तो आई का टी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो गया और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कल भी मैंने आपको बताया था ये हो गया आपका। तो आई नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे आपका ई नॉट इसको मैं एक सेकंड इसकी तो जरूरत नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है और ई नॉट बाय एल ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपका जैसे अगर मैं लिख दूं इसको सेकंड रहने दो आई इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा क्या आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू आई नॉट माइनस हटाना है तो ट्रिगो का फॉर्मूला लगा दो क्या हो जाएगा ओमेगा पाई एक सेकंड पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ट्रिगो में पढ़ा होगा आपने पाई बाय 2 दिस इज पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। फिर ट्रिगो का फॉर्मूला लगा दिया ये हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। इसको मान लेंगे सेकंड और फर्स्ट क्या था आपका ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या अगर वोल्टेज लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस देखने से आपको क्या लग रहा है दिस इज द पीक वैल्यूज है मतलब इंडक्टेंस के केस में मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है ये याद रखना आगे न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेंगे। फर्स्ट सेकंड से अगर देख रहे हैं तो इक्वेशंस में क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच में ए आई है तो यहाँ ईएमएफ है आई नॉट है तो ई नॉट है साइन है तो साइन है यहाँ ओमेगा टी है लेकिन यहाँ क्या है आपका पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी मतलब ओमेगा पाई बाय 2 में डिफरेंस आ रहा है कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका पाई बाय 2 में डिफरेंस आ रहा है मतलब 90 डिग्री से अब प्लस में आ रहा है मतलब हेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ ऑफ करंट इज पाई बाय 2 रेडियन। मतलब यहाँ फेज डिफरेंस क्या है वोल्टेज एंड करंट के बीच में पाई बाय 2 का हो रहा है मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट के बीच में क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2 फेज डिफरेंस आ रहा है। इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है मतलब देयरफॉर द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ और लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। मतलब इसमें क्या है कि करंट जो है ईएमएफ से लैग करेगा या ईएमएफ करंट से लीड करेगा मतलब करंट है ना एक अगर लैग कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा आपका लीड करेगा ही करेगा 90 डिग्री से। कोई क्वेश्चन माने कुछ इस तरीके से ये आपका रेड वाले जो है करंट का इक्वेशन है और ब्लैक वाला जो है वोल्टेज का इक्वेशन। तो यहाँ मैंने क्या किया लिखा करंट लैग्स बिहाइंड द दिस इज द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ मतलब करंट जो है ईएमएफ से पीछे चल रहा है लैग्स बिहाइंड 90 डिग्री से पीछे चल रहा है जबकि
अगर मैं लिखूं वोल्टेज जो है तो करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, क्योंकि एक अगर पीछे है तो दूसरा तो आगे चलेगा, तो ये फेजर डायग्राम हो गया। और इंडक्टेंस के केस में करंट जो है 90 डिग्री लीड करेगा, वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री से लीड करेगा, जबकि रेजिस्टेंस के केस में क्या था, सेम फेज में था। ये याद रखना कंडीशन। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, अभी इंडक्टेंस के केस में ही है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है जब सर्किट में क्या हो, आपका इंडक्टर हो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा तो मालूम ही है आपका 2 पाई एफ। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो एल इक्वल टू आपका एक्सएल अपॉन ओमेगा, मतलब ये फॉर्मूला से आप एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं, और इससे आप इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे वहां था ना V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस के केस में जैसे पढ़ा था ना ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, कुछ इसी तरीके का यहाँ भी आपका है। जैसे कि वहां R था, तो यहाँ अब यहाँ क्या है आपका एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। जैसे वहां वोल्टेज थे, तो यहाँ क्या था आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। इक्वेशंस आई नॉट बताया था, पीक करंट या मैक्सिमम करंट ई नॉट बाय एल ओमेगा, और तो ई नॉट आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, एल ओमेगा। एल ओमेगा का मतलब आर, एल ओमेगा अभी मैंने यहाँ बताया था, एल ओमेगा का मतलब आर, और एल ओमेगा इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। मतलब आई नॉट इक्वल टू दिस एक्सएल हो जाएगा। मतलब जो काम आपका वहां रेजिस्टेंस का करना है, यही काम यहाँ आपका किसका कर रहा है, एक्सेल करेगा आपका। एंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस आर द सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है और डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वही यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी होता है। मतलब वहां जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी आपका तो वही होगा। अगर एक्सेल की टर्म में, इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म में ईएमएफ की बात करें, तो ई इक्वल टू आई एक्सएल, जैसे होता है ना वी इक्वल टू आई आर, वहां भी करंट, यहाँ भी करंट, और आई तो यहाँ ठीक है आई आर एम एस, वहां वोल्टेज, यहाँ ईएमएफ या वोल्टेज जो भी बोले, वो रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसमें एक्सेल इंडक्टिव। तो ईएमएफ और वोल्टेज का तो फॉर्मूला वही होगा, इक्वेशंस, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है, चार्ज होता है, मैंने अल्टरनेटिंग करंट में बताया था। तो चार्ज के कारण इसमें दिस इज द क्यू। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो सच सर्किट इज नोन एज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, अगर सिर्फ कैपेसिटर्स होते हैं। एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस, ईएमएफ में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वही फॉर्मूला रहेगा, दिस इज फर्स्ट। अब अभी मैंने बताया कैपेसिटर में बेसिकली चार्ज के कारण, क्यू बी द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मान लेते हैं। चार्ज क्या मान लेते हैं, क्यू मानते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V इक्वल टू क्यू बाई सी। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रोस्टेट वाले चैप्टर में ऑलरेडी बताया हुआ है, और ऐसे भी इसके लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, तो वहां से रिवाइज कर सकते हो। और V इक्वल टू क्यू बाई सी, और यहाँ V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट चैप्टर डाल दिए हैं, और फर्स्ट चैप्टर के बाद अभी सेकंड थर्ड फोर्थ भी डाल दिए हैं, फोर्थ भी डाल दिया और फिफ्थ भी डाल दिया, अभी सेकंड और थर्ड नहीं डाला। तो V इक्वल टू क्यू बाई सी, और V इक्वल टू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों आपस में क्या हो गया आपके, ये इक्वल होगा। तो Q इक्वल टू सी को इधर भेज दिया, तो Q इक्वल टू वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब इसको क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी वी नॉट सी, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा से मल्टीप्लाई। डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ ही लिया होगा लक्ष्य, यस सर। और शायद एग्जाम में डिफ्रेंशिएशन आ भी गए होंगे, आए थे ना। हाँ सर।
तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया आपका। तो dq बाई dt, और dq बाई dt को क्या लिख देंगे, करंट। तो करंट बराबर v नॉट सी ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय टू साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ट्रिगो का फॉर्मूला। तो इसको अपन लिख सकते हैं। बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा कि आपका जो ईएमएफ का जो था ना, वो साइन के टर्म में था, ई नॉट साइन ओमेगा टी था। तो फर्स्ट फॉर्मूले से कंपेयर अच्छी तरीके से हो जाए, इसलिए मैंने इसको लिखा। और वी नॉट सी ओमेगा, वी नॉट सी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट, और ये जो सी ओमेगा है ना, इसको लिखेंगे 1/c ओमेगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम और पीक करंट। दिस इज द मैक्सिमम और पीक करंट इसको बोलेंगे। सब तो फॉर्मूलाज बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको तो रहने दो। सेकंड में क्या लिख देता हूँ, आई नॉट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। दिस इज सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस दोनों को क्या करें, कंपेयर कर देते हैं। तो दोनों को कंपेयर किया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड फेज डिफरेंस यहाँ भी क्या आ रहा है आपका, पाई बाय टू आ रहा है। यहाँ भी फेज डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, पाई बाय टू आ रहा है। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ करंट इज माइनस पाई बाय टू। दिस इज द माइनस पाई बाय टू। मैग्नीट्यूड के टर्म में पाई बाय टू बोल सकते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन कैपेसिटर व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन कैपेसिटर, मतलब अपोज करने का, चार्ज के फ्लो को अपोज करना। मतलब चार्ज फ्लो है, मतलब चार्ज जहां फ्लो होगा तो करंट पर फ्लो होगा ही होगा। और ये मैंने उधर आपको आरएमएस बताया था। और units and dimension of capacitive reactance are the same as the resistance। जो यूनिट रेजिस्टेंस का होगा और डायमेंशन फॉर्मूला वही आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी होगा। तो बेसिकली क्या हो गया, ईएमएफ इक्वल टू आई एक्सी, वेयर आई इक्वल टू आरएमएस ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर्स। और यूनिट एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों की यूनिट क्या होगी आपकी, ओम होगी। और डायमेंशन फॉर्मूला एम एल एस का T-3 A-2 होता है। सभी को समराइज कर देते हैं। सर्किट में अगर केवल रेजिस्टेंस हो तो सर्किट डायग्राम ए बनेगा, ए इसका फेजर डायग्राम हो जाए, ए उसका हो जाएगा वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म, और ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा। और क्योंकि एंगल जीरो था, अगर सर्किट में इंडक्टेंस हो मतलब डायग्राम ए बनेगा, दिस इज द वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है, और ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटेंस हो तो ये डायग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट एक दूसरे से 90 डिग्री से लीड करेगा, और ये इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या कह रहा है, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, केवल कैपेसिटेंस हो तो क्या करेगा, कैपेसिटेंस हो तो 90 डिग्री से लीड करेगा। दिस इज द थर्ड ऑप्शन, अभी मैंने बताया था। एसी सर्किट, एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस केवल रेजिस्टेंस हो, इसका क्या होगा आंसर, केवल रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा, दोनों सेम फेज में होंगे, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज।